नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी के प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 जो है प्रीवियस क्वेश्चन का और जो है 2 जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया हो। आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीएस से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में हम मैथ का भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। इसके अलावा बीएसएससी का इंटर लेवल का हो चाहे सीजी लेवल का हो, उन सभी का भी सिलेबस आपको थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको यही प्रश्न आपको देखने का जरूर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सामान्य ज्ञान से प्रश्न है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ये तो सभी को पता होना चाहिए, कौन सा हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगर बात करें ब्रह्म समाज के, कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन एमोंग यू किसकी आत्मकथा है? 32 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है स्टालिन की आत्मकथा हो जाएगा। वन एमोंग यू जो है ये स्टालिन की आत्मकथा हो जाएगा। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? ये जो है क्रिकेट से संबंधित, सभी को पता है मिताली राज संबंधित जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये तो सभी को पता है 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। इसे रद्द कब किया गया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये भी सभी को पता है। 35 का राइट आंसर की बात करें, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? 36 की बात करें, ये जो है इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? 37 का राइट आंसर की बात करें तो वरुण ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा। नाना साहब की उपाधि किसको दिया गया है? 38 का राइट आंसर की बात करें तो बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब की उपाधि दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? 39 का राइट आंसर की बात करें देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये देहरादून में स्थित है। त्रिशूल क्या है? 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा मिसाइल है। त्रिशूल जो है एक मिसाइल है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 41 का राइट आंसर की बात करें, ये जो नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का जन्म जो है नानकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। बंधुआ मजदूर बिहार के किस शहर में स्थित है? 42 का राइट आंसर की बात करिए, जो बांका में, सॉरी बदुआ बांध, यहाँ पर हमने गलत बोल दिया था। बदुआ बांध जो है बिहार के बांका जिले में स्थित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काल निर्णय क्या है? 43 का राइट आंसर की बात करिए, ये जो है कैलेंडर है। काल निर्णय जो है ये कैलेंडर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 44 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो पहाड़ी कहाँ स्थित? सभी को पता है मेघालय में स्थित। इससे पहले मैंने क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे? 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा वाकाटक वंश का संस्थापक था। विंध्य शक्ति जो है वाकाटक वंश का संस्थापक थे। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? 47 की बात करिए, जो असम में पगलाडिया बांध जो है परियोजना असम में स्थित है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 48 का राइट आंसर जो होगा 1510 में हो जाएगा। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा जो है 1510 में कब्जा कर लिया गया था। साबुन के जलीय घोल क्या होता है? 49 का राइट आंसर की बात करें क्षारीय होता है। साबुन का जलीय घोल जो है क्षारीय होता है। पोलियो किसके कारण होता है? 50 का राइट आंसर की बात करिए, जो है विषाणु के कारण। पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। ओजोन के क्षय का कारण क्या हो जाएगा? 51 की बात करें तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो ओजोन परत का क्षय होता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखते किससे संबंधित रखता है? 52 की बात करिए, जो है डी ब्लॉक से संबंध रखता है। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो है यह डी ब्लॉक से संबंधित है। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? 53 का राइट आंसर की बात करें तो इसे शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होता है? 54 का राइट आंसर की बात करें तो समूह 18 में जो है नोबल गैस या निष्क्रिय गैस होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोफ्थलीन का रंग क्या रहता है? 55 की बात करें तो रंगहीन होता है। सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेलोफ्थलीन का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है।
कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? 56 का राइट आंसर की बात करिए जो है तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। कीटनाशक आमतौर पर जो है तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। ओजोन परत में छेद के लिए कौन सा गैस मुक्त रूप से उत्तरदायी होता है? 57 का राइट आंसर जो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी। जो अभी जस्ट हमने किया है, ओजोन परत में छेद के लिए जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 58 का राइट आंसर जो होगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। विभवांतर मापने के लिए है वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइए आप लोगों का जो कितना सही हो रहा है। आपको जीएस का अलग से बताना है और उसके अलावा हिंदी का अलग से बताना है और मैथ का भी आपको अलग से बताना है। और तीनों को लास्ट में कंबाइन करके भी कमेंट में बता देना है। तो टोटल आपका 100 में कितना सही हुआ, इससे पता चल पाएगा आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? सभी को पता है 1919 में जो है रॉलेट कानून पारित हुआ था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? 60 का राइट आंसर की बात करिए जो इंग्लैंड में होता। बाड़ाबंदी आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। चिपकू आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? सभी को पता है सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था चिपकू आंदोलन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? 62 का राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा अनवीकरणीय संसाधन हो जाए। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जो खत्म हो जाएगा उसे अनवीकरणीय के अंतर्गत रखा जाएगा। और ऐसा संसाधन जिसे कभी खत्म नहीं की होगा उसे पुनः प्राप्त कर सकते, उसे नवीकरणीय कह सकते। जैसे सौर ऊर्जा नवीकरणीय में आ जाएगा। इसके अलावा पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय हो जाएगी। ये सभी जो है नवीकरणीय हो जाएगा, लेकिन जो खत्म हो जाए उसे अनवीकरणीय के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? सभी को पता होना चाहिए 395 अनुच्छेद हो जाएगा। 63 का राइट आंसर की बात करें तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। स्पेक्ट्रम रेखाओं की मोटाई का एक कारण क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई का कारण डॉपलर प्रभाव होता है। कीट भक्षी पौधे प्राय उस भूमि में उगते हैं जिसमें कमी होता है। किसकी कमी होता है? 65 का राइट आंसर जो होगा नाइट्रोजन की कमी होता है। कीट भक्षी पौधे उसमें उगते हैं जहाँ जो है नाइट्रोजन की कमी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? 66 का राइट आंसर की बात करें तो CO2 के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है CO2 के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल एसआई मात्रक नहीं है? 67 का राइट आंसर जो होगा न्यूटन जो है ये मूल एसआई मात्रक नहीं है। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? 68 का राइट आंसर की बात करिए जो है राज प्रथम के पुत्र थे। राजेंद्र प्रथम जो है राज प्रथम के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, कौन सा हो जाएगा? 69 का राइट आंसर की बात करें तो लद्दाख जो है बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? 70 का राइट आंसर की बात करें तो शास्त्रीय संगीत से संबंध है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है शास्त्रीय संगीत से हो जाएगा। अब चलिए हिंदी के प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण हो जाएगा? 71 की बात करें इसमें गुणवाचक विशेषण, यानी कुशाग्र जो होता है एकदम तीव्र बुद्धि वाला, यानी इसमें गुण का विशेषता बता रहे हैं, यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 72 की बात करें तो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाहुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 73 की बात करें तो आगंतुक हो जाएगा। पाहुना का पर्यायवाची जो होगा आगंतुक हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? सभी को पता है चेतन हो जाएगा। जड़ का विलोम जो है चेतन हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? 75 की बात करें इसमें जो आवत प्रत्यय, कहावत में जो है आवत प्रत्यय, यानी प्रत्यय कहाँ रहता है? लास्ट में जो आता है उसे प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय जो लास्ट में आता है। इसमें देखिए कहावत आवत लास्ट में आ रहा है, इसलिए आवत वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर की बात करें तो प्रति हो जाएगा। प्रत्याशा में जो है प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जिसमें कौन जो है शुद्ध दिया गया। 77 की बात करें तो कब इतरी जो है ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है।
अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 78 की बात करें, अनुजोन एसन जो है ये अनुवेशन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, अनुजोर एसन हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास हो जाएगा। 79 का राइट आंसर की बात करें, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 80 का राइट आंसर की बात करें, उद्धत का जो विनीत हो जाएगा, उद्धत का विलोम जो है क्या होगा, विनीत हो जाएगा। निम्नांकित में से देशज शब्द को पहचानिए, इसमें कौन सा है, देशज हो जाएगा। गड़गड़ जो है यह देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। 82 का राइट आंसर की बात उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बना हुए एक नवीन या में सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। 83 का राइट आंसर जो हो जाएगा उसे समास कहा जाता है। दो या अधिक से शब्दों से मिलकर बना हुए एक नवीन में सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। देखिए इसका हिंदी का सिलेबस और डीएलएड का हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसलिए आपको बहुत लोग बता रहे हैं ये डीएलएड का प्रश्न है। हम मानते हैं डीएलएड का इसमें प्रश्न आपको पढ़ने से लग रहा होगा, लेकिन सिलेबस सेम रहने के कारण जो है इसका सिलेबस उसका सिलेबस सेम है, और किताब वाले ने हो सकता है डीएलएड का पेपर वाला हिंदी का प्रश्न इसमें डाला हुआ है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए। यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह क्या होगा। 84 का राइट आंसर की बात करें तो स्थान के अनुसार हो जाएगी। यथास्थान जो समासिक शब्द होगा स्थान के अनुसार यथास्थान हो जाएगा। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे, चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा। 85 का राइट आंसर अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, किसके बारे में यहाँ पर विशेषता कह रहा है, भारत माता के बारे में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। 86 का राइट आंसर की बात करें तो मूर्धन्य हो जाए, मूर्धा से बोला जाए। ट जो है आप बोल कर देखिए, ट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, मूर्धा से उत्पन्न हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। 87 का राइट आंसर की बात करें तो भारतीयता हो जाएगा। भारतीय का भाववाचक भारतीयता हो जाएगा। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा। 88 का राइट आंसर की बात इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। आम खाया जाता है, इसमें क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, क्या करना है, आम खाने का कार्य हो रहा है, तो कर्म वाच्य हो जाएगा। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, वाक्य क्या है। 89 के राइट आंसर की बात करें, इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए या आ गया, इसमें जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या हो जाएगा। 90 का राइट आंसर जो है उसे अर्थ कहा है। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं उसे अर्थ कहा जाता है। बहादुर कहानी के लेखक कौन हो जाएगा। 91 का राइट आंसर अमरकांत हो जाएगा। ये हिंदी के 10th के किताब में आपको मिल जाएगा। बहादुर जो लेखक जो है अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बहादुर कहानी बहादुर का पूरा नाम क्या हो जाएगा। 92 का राइट आंसर की बात करें दिल बहादुर हो जाएगा। बहादुर कहानी बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन थे। 93 की बात करें तो रामविलास शर्मा हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का अर्थ क्या हो जाएगा। 94 की बात करें तो प्रगतिशील साहित्य का चयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ किया है। 95 की बात करिए जो है साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूँ ये जो है साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है। 96 का राइट आंसर की बात करें तो कथक नृत्य शैली से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आबिन्यो पाठ क्या है। 97 की बात करिए जो है ललित रचना। आबिन्यो पाठ जो है ये ललित रचना है। आबिन्यो किस देश में स्थित है। 98 की बात करिए जो है फ्रांस में स्थित है। आबिन्यो जो है ये फ्रांस में स्थित है। मछली कहानी के लेखक कौन हो जाएगा। 99 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। और देखिए इसमें आपको 10th के हिंदी किताब आप लोग के पास नहीं है और उपाय कर लीजिए, या आप लोग
डाउनलोड कर लीजिए नेट से, और उसमें आपको हिंदी कहानी के जितने भी पार्ट होते हैं, लेखक होते हैं, उसको याद कर लिए। नहीं तो इसका मैं PDF को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग हिंदी का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है, भूल गए होंगे, तो आप लोग PDF से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको हिंदी के सारे प्रश्न बन पाएगा। बाकी ग्रामर भी आप लोग यूट्यूब पर जो कोई भी व्याकरण का टॉपिक जैसे समास हो गया, संधि हो गया, ये सभी टॉपिक सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, मछली कहानी बच्चों के साथ कौन था जब वे बाजार से लौट रहे थे। 100 का राइट आंसर की बात करें तो नौकर हो जाएगा। मछली कहानी बच्चों के साथ कौन था, नौकर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। देखिए इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n स्क्वायर होता है निकालने का, योगफल पूछा गया है। तो 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या होगा, टोटल जो 25 विषम संख्या होगा, ठीक है। आप काउंट करके देख लीजिएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसी प्रकार ये विषम संख्या चला जाएगा। टोटल 25 होगा तो 25 का स्क्वायर कर दिए, 25 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचा गया, जिसमें 3 प्रतियों की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। एक प्रति की लागत पूछा गया, यानी क्रयमूल्य पूछा गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये बेचा गया, जिसमें 3 प्रति की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। कितने नहीं बल 3 के प्राप्त हुआ। टोटल कितना हो जाएगा, 12 3 15, इसका जो है CP हो जाए, यानी क्रयमूल हो जाएगा। तो 1800 में 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो क्रयमूल आएगा 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर 120 रुपया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो जो है 12 प्रति में 1800 रुपये का दाम निकाल रहा है, यानी वो कितना में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है, यानी उसमें 3 जो बचा लिया वही 3 जो है यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है। यानी कुल कितना प्रति, 12 3 15, 15 से डिवाइड कर दिए तो हमारा 120 रुपये जो उसका CP था, बाकी वो बेच रहा है कितना में, 150 में बेच रहा है, यही लाभ हो रहा था 3 का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर निकालना है। बस आपको क्या करना है, सभी को कैलकुलेट करना है, यहाँ पर उसको फिर ऐड करना है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड कर लेना है। जब इसको जोड़ लीजिएगा, इसका आंसर जो है होगा 0.20 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बस इजी क्वेश्चन आपको कैलकुलेट खुद से कर लेना है। एक 2 अंकों की संख्या 30 से कम है, इसके अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल 10 है, तो संख्या पूछा गया है। तो पहले ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन से आसानी से बन सकता है। एक 2 अंकों की संख्या जो 30 से कम है, 30 से कम कौन सा दिख रहा है, सभी 30 से कम है, इसके अंकों का योग 7 है। यानी अंकों का देखिए 6 के साथ ये भी बन रहा है, 4 2 6 नहीं बन, ये नहीं होगा, 8 2 10 ये नहीं होगा। अब देखिए 5 2 7 भी होगा और 6 के साथ भी होगा। अब देखिए योगफल 7 और गुणनफल 10 होना चाहिए। इसका गुना करके देखिए, ये 6 बन रहा है और इसका गुना करके 10 बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिता की आयु अपने बेटी की आयु के 5 गुना है, 5 वर्ष पहले यह 9 गुना था, पिता की वर्तमान आयु कितना है। एकदम इजी क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे जिससे जल्दी बन पाएगा। देखिए यहाँ पर हम फादर लिख लिए, यहाँ पर डॉटर लिख लिया, ठीक है, यानी पिता और डॉटर का आ गया। तो कहा जा रहा है एक पिता की आयु अपने बेटी की आयु का 5 गुना है, माने कि बेटी की आयु 1 है तो इसका जो है पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले यह 9 गुना था, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये 9 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। अगर मान के लिए ऑप्शन से हम 45 वर्ष मान लेते, पिता की उम्र जो है ये 5 वर्ष पहले 45 था, यानी 9, सॉरी यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले कह रहा है, यानी इसका देखिए कितना गुना, 9 गुना होना चाहिए। तो हमें तो वर्तमान का पूछा, देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान पूछा है तो वर्तमान 45 है, तो वर्तमान में देखिए 1 का या 5 गुना है, तो यानी इसका क्या रहेगा, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पर रहेगा, तभी तो 9 का 5 गुना 45 होगा ना। अब इसमें 5 वर्ष घटा कर देखते हैं, तो 9 में से 5 जगह 4 बचेगा और यहाँ पर 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 40 बच जाएगा। इसका देखिए 9 गुना हो रहा है, 4 दाएँ 40, ये 10 गुना हो रहा है, इसलिए ये हमारा 45 वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन कोई ले लेते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, बात को समझ जाएंगे आप धीरे धीरे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन 50 ले लेते हैं, ठीक है।
अगर हम मान के चले पिता का वर्तमान 50 ले लेते हैं तो इसका क्या करना है, 1 गुना यानी 5 गुना होना चाहिए। तो 5 गुना करेंगे 10 लेना पड़ेगा, तो 10 से 5 50 बिल्कुल बनना है वर्तमान। अब 5 वर्ष पहले जाएंगे, 5 वर्ष पहले करेंगे तो ये 50 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसको 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 5 बन जाएगा। अब देखिए इसका 9 गुना बन रहा है, 5 9 45, बिल्कुल 9 गुना बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 30% की कमी फिर 30% की वृद्धि हुआ तो शुद्ध परिवर्तन पूछा गया। ये क्वेश्चन हमने लगातार 3 सेट में कराया हुआ है। सिंपल करना है, जब भी आपको प्लस माइनस दिया है, देखिए यहाँ पर कमी है और यहाँ पर वृद्धि है, दोनों का क्या करना है, आपको सेम रहने पर x²/100 कर देना, बस इतना ही करना था। अगर देखिए यहाँ पर एक में कमी रहे एक में वृद्धि रहे और दोनों संख्या सेम रहे तो x²/100 कर देना है। तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, और बटे में 100 कर देना है, भाग कर दीजिए। और ये हमेशा कमी रहेगा, माइनस में हमेशा आने वाला है, तो 9% की कमी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहते हैं तो आप सक्सेसिव मेथड लगा लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। जैसे क्या करना है, आपको 30 पहले क्या बोल रहा है, कमी बोल रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए 30 की वृद्धि यानी +30 कर दिए, फिर माइनस में होगा 30 × 30/100 से भाग दीजिए परसेंटेज के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये से ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यह क्या बचेगा, माइनस में, तो 9 ही तो आएगा ना, 9% की कमी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 16 और 672 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन, इसको साइड में करते हैं। क्या बोला जा रहा है, एलसीएम कितना है, 16 है, और एचसीएफ 16 है और एलसीएम जो है 672 है। गुना कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, एक संख्या जो है 112 दिया गया, बस इस 112 को हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना, दूसरी संख्या निकालना, दूसरी संख्या हम x मान लिए। अब x रहने देते हैं और ये 112 को यहाँ पर डिवाइड करते, 112 यहाँ पर ला दिए। अब देखिए कैसे कटेगा, ये जो है 6 मरतबे कट जाएगा, 672 यानी 16 6 96 होने वाला, 96 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। सिंपल इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस इसी पर मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 2 वर्षों में 1800 रुपया तथा 4 वर्षों में 2592 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला रखना है और समीकरण का क्वेश्चन आ रहा है। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो 20% आ जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रम से 126 मीटर और 114 मीटर है तो विपरीत दिशाओं में दौड़ रही एक की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिलने से कितने समय में वो एक दूसरे को पार यानी क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले देखिए दोनों को लंबाई कितना है, दोनों का लंबाई ऐड करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को पार करेगा। तो अब एक का लंबाई 126 है, दूसरे का लंबाई जो है 114 दिया गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना लंबाई हो जाएगा, 240 मीटर का हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों का चाल भी जुड़ जाएगा। दोनों का चाल कितना हो जाएगा, 30 40 70 72 हो जाएगा। अब इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 18 से काटेंगे 4 मरतबे यानी 500 का 20 मीटर प्रति सेकंड, और इस 20 को हम इसमें भाग देंगे तो हमारा समय जो है आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 12 सेकंड कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.001 ऊपर रेकरिंग दिया गया है का P/Q रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, जितने पर बार लिखा गया उतने में आपको क्या करना है, ऊपर में कितना संख्या है 0 तो हटाइए दीजिए, एक ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जितना संख्या बाहर में रहता है दशमलव से पहले उसको घटाना पड़ता है, 1 - 0 हो गया। अब जितने पर बार था सभी पर 3 को 9 आ जाएगा, यानी 1 2 3, यानी ऊपर में 1 में से गया 0 तो यानी 1 ही रहने वाला है, यानी नीचे में 3 9 आ जाएगा। 1/999 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या 43/2^4.5 के स्क्वायर का दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 43, नीचे में कितना दिया गया 2^4 इंटू में 5 का स्क्वायर दिया गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम दशमलव प्रसार निकालना है तो नीचे में भी 5 का स्क्वायर कर देते हैं गुना, ऊपर में 5 का स्क्वायर गुना कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगले में जो आएगा 43 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 2 ×
5 की पावर जो 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका भी पावर 4 है और इसका भी, दोनों का जुड़ जाएगा तो 5 का पावर 4 जुड़ जाएगा, नहीं इसका बाहर निकाल के हम पूरा का होल पावर 4 कर दिए। अब इसको जब फिर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 43 गुने 5 के स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर दिए तो 10 हो जाएगा, 10 का पावर 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल आ चुका है। यहाँ पर देखें 10 का पावर कितना आ गया, हर में जो 4 जो पावर रुक गया तो इसके बाद जो है ये दशमलव प्रसार रुक जाएगा, यानी 4 आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, बस आपको इसको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, यानी इसको आप जो भाग देते जाइए कि जब तक इसका पूरा मान निकल के ना आ जाए। तो इसमें टोटल काउंट करने के बाद जो आएगा टोटल, इसमें 2 का घात जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस 1440 को 2 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। फिर से 200 भाग दीजिएगा 360 हो जाएगा। फिर से 2 से भाग दीजिएगा तो 180 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग दीजिएगा तो ये 45 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 5 ही जो है होगा 2 का अधिकतम पावर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% का 2 क्रमिक बटा दिया जाता है तो अंतिम लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए इसको सक्सेसिव मेथड से बना लेंगे। पहले कहा है एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% का 2 क्रमिक छूट दिया गया है, यानी इसका सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 10 10 का दोनों का निकाल लेते हैं तो 10 पहले से, उसको बाद फिर 10 हो जाएगा, माइनस में जो है 10 गुने 10 हो जाएगा, क्योंकि क्रमिक बट्टा में घटाना होता है, ठीक है। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 10 10 20 और यहाँ पर माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। इसका टोटल जो सक्सेसिव आएगा 2 10 10 का 19 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब इसका मान जो आया 19 जो है, इसका हमने निकाल लिया, एक एकल छूट निकाले हैं। अब इसमें से हम घटा लेंगे तो 30 पहले बढ़ा दिया गया और इसमें से हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 30 माइनस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। फिर माइनस 30 गुने 19 कर लेंगे, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। बस कितना हो जाएगा, देखिए 30 में से 19 जाएगा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा आ जाएगा 11 आ जाएगा। माइनस का 30 गुने 19, उसको काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उसको 19 3 57, यानी कि 5.7 हो जाएगा। तो 11 में से जो है 5.7 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 5.3% हो जाएगा। कहाँ पर लिखा गया 5.3%, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर 34,000 रुपये नकद अथवा 20,000 रुपये का तत्काल भुगतान में 5 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में लिया जाने वाला ब्याज 30% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। तो देखिए इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत लंबा मेथड जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले करें, एक कंप्यूटर का जो 34 रुपये नकद मूल्य है अथवा 20,000 रुपये का तत्काल भुगतान 5 समान मासिक किस्तों पर, यानी कि 20,000 रुपये वो नकद जमा करता है, उसके बाद जो बचता है पैसा कितना बच जाएगा, 14,000 रुपये बच जाएगा। इसको जो 5 मासिक किस्तों में लौटाने का वादा करता है, तो इसमें प्रत्येक किस्त का राशि कितना होगा, यानी 14,000 पर तो ब्याज भी लगेगा, क्योंकि 30% का वार्षिक ब्याज, यानी ये 12 महीने का है तो 5 महीने का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 समान मासिक किस्त बोला जा रहा है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5% होगा, ये 5 महीने का हमारा परसेंटेज आ जाएगा, यानी दर आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ उसको किस्त में लौटाना है, इसलिए जो ये कमते भी जाएगा। यानी अगर देखें, अगर हम 14,000 को 5 मासिक किस्त में सिंपल डिवाइड करके देखें तो कितना बन रहा है, 2800 रुपया बन रहा है। अगर लेकिन इसमें तो आपको जो है क्या करना है, दर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ब्याज भी लगेगा ना। तो 2800 रुपये से ज़्यादा होने वाला है। देखिए 2800 से कौन ज़्यादा है, 2,000 तो नहीं होगा, डेफिनेटली तो कम लग रहा है। 2800 से ज़्यादा बात करें तो 3,000 बन सकता है या 3500 बन सकता है। अब हम ओवरऑल अगर 14,000 का हम 12.5% निकालेंगे तो ये कितने के आसपास जाएगा, लगभग मान करें 1,400 या 1,600 के आसपास जाएगा, यानी 1,600 रुपये का ब्याज लग सकता है। लेकिन उसे मासिक किस्त में तो लौटा भी रहा है ना, पूरा का ब्याज तो एक बार नहीं लगे ना। यानी 1,600 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, इस पर कितना बन रहा है, 300 ज़्यादा बन रहा है, यानी 2800 में 300 जोड़ेंगे तो 3100 बन रहा है। लेकिन इसमें कम भी तो जाएगा ना, इसलिए 3,000 ऑप्शन हमारा इस प्रकार हम बना सकते हैं, तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन लोग फार्मूला मेथड लगे तो लंबा मेथड जाएगा, इसको आप दिमाग से जो है ऑप्शन से बनाइएगा तो आपको जल्दी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर अच्छे तरीके से देख कर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n² बटा 81 है तो n का मान कितना होगा।
तो सिंपल क्या हो जाएगा, तो एन यहाँ पर क्या होगा, एन विषम संख्याओं का योग हो जाएगा, विषम संख्याओं का योग बटा एन हो जाएगा, बराबर में एन स्क्वायर बटा 81, तो यहाँ पर है ही, यानी कि विषम संख्याओं का योग दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एन बराबर हमारा मान 81 आ जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, तो एन बराबर क्या बचेगा, 81 बचेगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट 243 अंडर रूट 108 का परिमेय संख्या क्या होगा। जब इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 243 का किसका पावर हो जाएगा, पहले बड़ा रूट ले लेते हैं, ये जो 3 का पावर जो 243 होता है, ठीक है, उसके बराबर 108 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यू गुने 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा 108 का मान आ जाएगा। अब फिर से इसको बाहर निकालते हैं, तो देखिए 3 से यहाँ पावर 3 दिया गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर में 2 पावर बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा और 2 का स्क्वायर नीचे में हो जाएगा, तो ऊपर में 9 हो जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा, यानी इसको बाहर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कहाँ पर लिख रहा है 3/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। देखिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब दिया गया है। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये सिंपल जो हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, और नीचे में कितना दिया गया, इसी का मान दिया गया है। नीचे में देखिए 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, जब इन दोनों से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही मान आएगा, यानी एक कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी इस प्रकार इसका प्रश्न बना पाइएगा। लेकिन ये जो है आपको ऑफिस अटेंडेंट में जो आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा तो बहुत ईजी पूछा जाता है, ये थोड़ा जो है प्रैक्टिस लेवल थोड़ा टफ बनाया गया है। एक पेन को 144 रुपये बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होता है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम इसका निकालते हैं। 144 रुपये बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि हुआ, यानी बेचा कितने में, 6/7 में बेच दिया, यानी अब इसका मान कितना दिया गया, 144 दिया गया। 6 से जब इसको काटेंगे कितना मरतबा, 24 मरतबा, 24 गुने 7 कितना आ जाएगा, 168 रुपया जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, एक क्रयमूल्य का मान आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता, तो 189 इसमें से घटा लेंगे तो प्रॉफिट हमको पता चल जाएगा। 9 में से 8 गया 1, 18 में से यहाँ 8 में 100 गया 2, यानी 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, यानी ये जो हमारा कितना पर हो रहा है, 168 पर हो रहा था। लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य हमारा कितना दिया गया, क्रयमूल्य 168 हो जाएगा। बस इसको अब कैलकुलेशन कर लीजिए, ये कितना मरतबे कटने वाला है, 21 से काटेंगे 168 को तो ये 12 मरतबे कट जाएगा। 100/12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा, सॉरी 12 मरतबे नहीं बल्कि 8 मरतबे कटेगा। 21 गुने 8 जो 168 हो जाएगा, तो 8 से 100 जो है 12.5% आंसर होने वाला है, 12.5% का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका हमें मौसा निकालना है, HCF निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, जिसका भी हमें मौसा निकालना रहता है या LCM निकालना रहता है, तो ऊपर वाले का मौसा करेंगे, नीचे वाले का हम LCM करेंगे। तो ऊपर वाला देखिए संख्या HCF इसमें कितना होने वाला है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 2 से देखिए सभी कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। ऊपर का मान हमारा जो HCF होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है, तो हाईएस्ट 2 जो है वो सभी में मिल रहा है। अब नीचे का LCM देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 81 है। देखिए 81 जो है सभी में आ रहा है क्या, बिल्कुल 81 जो है सभी का गुणनखंड बन जाएगा, इसलिए इसका LCM जो होगा 81 हो जाएगा। बाकी अब खुद से LCM जैसे निकालते हैं उसे निकाल कर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 2/81 इसका मान होने वाला है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 इसी प्रकार जाते हुए 25 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या बचेगा। सिंपल, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 7 सभी में दिए तो 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 के पावर 21 हम क्या कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस इसका आपका क्या बच जाएगा, 7 का यहाँ बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब एक यहाँ पर ये 7 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी
49 भी लिख सकते हैं या स्क्वायर रहने देते हैं, उसको यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान हमारा आ गया। अब इसको जब पूरी तरह हम निकाल लेते हैं, 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, 7 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 49 हो जाएगा और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना मान हो जाएगा, ये टोटल हमारा मान 400 हो जाएगा, यानी 7 के पावर 21 इंटू जो है 400 होगा। अब 400 को हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा जो शेषफल तो जीरो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वाई का मान 3, xy बराबर 2, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से देखते हैं क्या बनता है कि नहीं। अगर x का मान हम 2 रख लेते हैं, y का मान 1 रख लेते हैं, दोनों का ऐड करेंगे 3 बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। x का मान 2 और y का मान 1 रखेंगे, बिल्कुल 2 बन रहा है, यानी इसी प्रकार हम मान रख के यहाँ निकाल लेते हैं। x का मान क्या करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 का मान तो क्यूब करेंगे तो 1 ही रहने वाला, 8 में से 1 गया 7 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समवर्त ए जो है बी से बड़ा है। तो एलसीएम क्या होता है, जब भी कोई संख्या जो आपको भिन्न दगे, अगर 2 3 का अगर हम कहें एलसीएम निकालने के तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना ही तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, दोनों भिन्न दिया गया तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुना कर दीजिए, ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से जो अलजेब्रा के क्वेश्चन दिया गया, a-1/a बराबर 7 दिया गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है k² प्लस 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया माइनस दिया गया, हमें प्लस में जाना तो प्लस ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस कर लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस दिया गया तो यहाँ पर प्लस हमें करना पड़ता। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 49 2 51 कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल पहले इसकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोला कि एक्स और वाई है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स और वाई लिख लिया। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, 3:4 लिख लिए। उसके बाद कह रहा है 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात जो है 5:7 था, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं 5:7। ये जो है 5 साल पहले, यहाँ पर हम 5 क्या करते हैं, यहाँ पर 5 माइनस में करके यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जिसे हम ऑप्शन से बनाएंगे तो आसानी होगा। तो हमें पूछ रहा है वाई की वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखिए वाई के जो है वर्तमान आयु अनुपात में 4 दिया गया है, लेकिन वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए 4 से कौन सा कटने वाला है, पहले 50 को और 30 को छोड़कर चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 60 ले लेते हैं। अगर 60 लेंगे, 4 यहाँ पर 60 लेते हैं, क्या कहते हैं कि इसका कितना गुना हो रहा है, ये 15 गुना हो रहा है, तो इसका 15 गुना कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम करें, अब इस मान जो आया है 60 जो दिया गया, इसमें से हम 5 साल पहले जाए तो 5 साल पहले अगर 5 इसमें घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा 55 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें से 45 में से 5 घटाएंगे तो ये 40 बचेगा। देखिए ये कट रहा है 7 से, 55 कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी ये हमारा 5:7 के अनुपात में नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन हमारा 60 जो है ये नहीं होने वाला है। अब बचा कौन सा ऑप्शन 40 वर्ष, और अगर 40 वर्ष हम रख लेंगे तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर 4 के बराबर हम 40 वर्ष रख लेते हैं तो क्या हो जाएगी, कितना गुना है 10 गुना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 10 गुना करने पर। अब इसमें से अगर 5-5 वर्ष घटाएंगे तो 40 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 35 बचेगा। उसके बाद इसमें से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा। अब देखिए ये दोनों 5:7 अनुपात बन रहा है, 50-25 और 5-7-35, बिल्कुल 5:7 के अनुपात में बन रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, √100 108 प्लस रूट देता 243 का मान 25.98 है, तो इसका मान कितना होगा। तो सिंपल पहले देखिए √108 को हम इसको तोड़ कर लिखते तो क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, प्लस में जो है 243 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9√3 हो जाएगा, बराबर में 25.8 होगा। फिर से इसको तोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 9 15 √3 हो जाए। इसका मान कितना दिएगा 25.98 है, तो इसका भी हम तोड़ करके लिखते हैं। √147 को क्या लिख सकते हैं 7√3 लिख सकते हैं। उसके बाद जो है 192 को क्या लिख सकते हैं 8√3 लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हाथ 15√3 बन रहा है। तो देखिए 15√3 का मान कितना दिया गया था 25.98 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 15√3 का मान जो है उतना ही रहने वाला है, यानी 25.98 ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उस धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात करिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है हमें इसका मान जो है हमें इस पहले वाले में से घटा देंगे, हमारा जो है आंसर धनराशि निकल कर चला आएगा। तो चलिए क्या देखते हैं, पहले क्या हो जाएगा, मूलधन गुने यानी मूलधन क्या हो जाएगा, पी गुने 10 वर्ष। यहाँ पर देखिए दर दिया गया है, समय कितना दिया गया है 7/2 वर्ष, तो 7 ऊपर रखेंगे, नीचे में 2 कर देंगे, और नीचे में तो 100 होगा ही होगा, 2 यहाँ पर कर दीजिए। इसमें से क्या घटाना है, वो पहले वाले का मान घटाना है, तो पी यहाँ पर रहने देते हैं, पी गुने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 क्या दर दिया गया यहाँ पर देखिए 12%, और गुने में क्या समय दिया गया 5/2, यानी 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 तो यहाँ लिखा ही नहीं रहा है, 5 यहाँ पर लिख लिया, नीचे में 2, 100 गुने 2 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, ये हमारा, और बराबर में क्या दिया गया है 50 दिया गया। देखिए उस प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया, और बराबर में यहाँ 50 रुपया हो जाएगा, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 50, ठीक है। अब इसको घटाने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा मूलधन होने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पी बाहर आ जाएगा, उसका देखिए जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, ऊपर में जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा इधर में, ये 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 12×5 = 60 हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा 200 हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए 200 दिख रहा है, यानी नीचे जो 100 गुने 2 का एलसीएम 200 ही न होगा, उसके बराबर में 50 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर में कितना हो जाएगा 10/200। अगर हम P बराबर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर में क्या कर लेते हैं, या यहाँ पर लिख लेते 50, उधर को जाएंगे भाग करेंगे तो 50 गुने 200 हो जाएगा, 200 ऊपर में चला जाएगा ना, यानी 200 नीचे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बस कल सॉल्व कर लिए, 1 0 से 1 0, 50 दहाई 50 गुने 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जूट बैग को 48 रुपये बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुआ, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने में अस्मिता को जो 20% का हानि हुआ, कितना का, यानी 80% बिका होगा, तो हमें क्या निकलना है 20% का लाभ, तो 120/100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर 0 आ गया। अब सभी का मान हम काट लेते हैं, देखिए, और इसका 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर भी था, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 8 से कटिए 6 मरतबे, यानी 12 6 72 कहाँ पर रुपया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी सामान्य गति के 4/5 से चलने पर सोहम कार्यालय में 6 मिनट देरी से पहुँचता है, वह आमतौर पर कार्यालय जाने में कितना समय लेता है। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। अपनी सामान्य गति के 4/5 से चलने पर, यानी पहले वो 5 से चलता था, अभी वो कितना से 4 से चला, यानी देरी कितना का हुआ, 1 का देरी हुआ। इसमें कितना का लेट हो गया, 6 मिनट का लेट हुआ, यानी 1 का मान जो 6 आ गया, तो वो 4 की गति से अगर जाता तो उसका टाइम कितना लगता है 24 मिनट, 6 चौके 24 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन उसके वर्तमान समय कितना लग रहा है 6×5 = 30, यानी 30 मिनट जो है लग रहा है, यानी 6 मिनट का इसमें लेट हो रहा था। लेकिन पहले का समय पूछा जा रहा है, देखिए आमतौर पर कार्यालय में उसे 24 मिनट का ही समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर इतना का मान दिया गया, y बराबर इतना दिया गया है, तो इसका मान निकालना है। पहले तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद y का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों का x y निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस फार्मूले पर रखिएगा, तभी हमारा आंसर रहने वाला है। तो देखिएगा x का मान इतना दिया कि इसमें परिमेय करना पड़ेगा, यानी इसका नीचे का वैल्यू जो रखो ऊपर में साइन चेंज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर भी y का मान इसमें परिमेय करने पर साइन चेंज करने के बाद इसका भी मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में आंसर जो आएगा 563/313 हो जाएगा। कहाँ पर लिख रहे हैं 563/313, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं कर, कैलकुलेशन ज़्यादा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² + ax + b को x-3 से विभाजित करने पर 31 और x² + bx + a को x-3 से विभाजित करने पर शेष 24 बचता है, तो a + b का मान कितने के बराबर होगा।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो पहले बोला है 2x² बोला जा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं हम x - 3 से विभाजित करने पर तो क्या करते हैं x बराबर हम इसमें 3 का मान रख देते हैं। ठीक है, यानी 2 का x के ऊपर क्या रखते हैं 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में a हो जाएगा और यहाँ पर x का मान 3 रखना है, यानी 3 हो जाएगा नीचे में और प्लस का b हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, यहाँ पर टोटल मान हो जाएगा a 18 प्लस 3a प्लस b का मान हमारा जो आ जाएगा 31 दिया गया। देखिए विभाजित करने पर 31 आ रहा है, इसके बराबर 31 हो जाएगा। इसको और छोटा वैल्यू में रख लेते हैं तो इसका मान जो होगा 3a प्लस b का मान, इसको घटा लेते हैं 18 को घटाएंगे 31 में से तो कितना मान बचेगा 13 बचेगा। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं, फिर से 3 यहाँ पर रखने हैं x के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देखिए x - 3 से विभाजित करना है तो x के ऊपर 3 रखेंगे तो इसका मान क्या कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस b और नीचे में 3 हो जाएगा b × 3 प्लस में a बराबर कितना है 24 दिया गया, 24 बराबर में कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं, 24 में से 9 जल जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये जो हमारा 15 बचेगा, यानी a प्लस 3b का मान हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हम आपस में बराबर कर देंगे, एक दूसरे में रख देंगे तो हमारा मान a प्लस b का चला आएगा। इसको दोनों को मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को रखेंगे 2 में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3a प्लस b का मान हमने निकाला था, a का मान निकाले कितना निकाले थे 13 निकाले थे। दूसरे का मान कितना निकाले थे a प्लस 3b का मान हमने निकाला था 15 निकाला था। ठीक, a का मान 15 a का मान 13। अब इसमें देखिए क्या करें, एक दूसरे को जो हम प्लस इसमें कर देंगे, यानी जोड़ने पर, यानी एक दूसरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 3a के 4a हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3b 4b हो जाएगा और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 20 या 28 हो जाएगा। और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 7 आ जाएगा। a प्लस b का मान हमारा 7 होने वाला है। कहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो आज ये प्रैक्टिस सेट 3 के जितने प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो होगा ऑनलाइन मेथड में होगा और TCS करवाएगा, और BSSC का कोई भी एग्जाम होगा वो अब ऑनलाइन कराया जाएगा। इसलिए जो है आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिएगा, टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट ये सारा मिल जाएगा, जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा और मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे BSSC का CGL लेवल का हो या इंटर लेवल का हो या 10th लेवल जो अभी ग्रुप डी यानी कार्यालय परिचारी ऑफिसर का है, या SSC रेलवे बैंकिंग संबंधी ऑल एग्जाम 900+ एग्जाम को मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपका एग्जाम जो है BSSC इंटर लेवल का एग्जाम दिसंबर में होगा और इसके जस्ट बाद जो है ये ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम हो सकता है, जनवरी तक हो सकता है। संभावना इसी प्रकार जताया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अगर ऑफिस में जो एक बोर्ड लगा हुआ था उस पर देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसलिए अपनी तैयारी में लगातार जारी रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट साहब, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में मैंने PDF दे दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।